नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और देवभूमि के दंगल में आज बात करेंगे अभी नहीं जागे तो खतरा बढ़ेगा आगे। उत्तराखंड में केदारनाथ उपचुनाव से पहले राज्य में केदारनाथ से जुड़े मुद्दों पर सियासत जारी है। इसी के तहत कांग्रेस ने केदारनाथ में भारी निर्माण के विरोध में कोर्ट जाने की चेतावनी दी है। कांग्रेस का आरोप यह है कि भाजपा पर्यावरण की अनदेखी कर रही है, जिससे भविष्य में भारी नुकसान हो सकता है। कांग्रेस ने केदारनाथ में बहुमंजिला इमारतों के निर्माण पर ऐतराज जताते हुए कहा है कि पार्टी इस मुद्दे पर विधिक राय के साथ भूवैज्ञानिकों से चर्चा करने के बाद कोर्ट का रास्ता इख्तियार करेगी। वहीं एक ओर जहां कांग्रेस पर्यावरण की अनदेखी को बेहद खतरनाक बता रही है, तो दूसरी ओर पर्यावरणविद और भूवैज्ञानिकों ने भी पहाड़ों में बहुमंजिला इमारतों के बनने और पेड़ों के कटान को भविष्य के लिए नुकसानदायक बता दिया है। बता दें कि उत्तराखंड में आपदाएं लगातार आती रहती हैं। मौजूदा समय में भी पूरे प्रदेश में आपदा ने बड़ा नुकसान किया है। सरकारी आंकड़ों पर ही नजर डालें तो 250 से ज्यादा सड़कें बंद पड़ी हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को 2 दिनों के भीतर इन बंद मार्गों को खोलने के निर्देश भी दे दिए हैं। और इतना ही नहीं, भाजपा सरकार का दावा है कि वो आपदा प्रबंधन में नंबर 1 है और सरकार के कुशल प्रबंधन से अन्य राज्य भी सीख ले रहे हैं। आज इन्हीं सब मुद्दों पर करेंगे विस्तार से बातचीत, लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। केदारनाथ उपचुनाव से पहले कांग्रेस ने धामी सरकार की टेंशन एक बार फिर बढ़ा दी है। दरअसल कांग्रेस ने केदारनाथ में भारी निर्माण के विरोध में कोर्ट जाने की चेतावनी दी है। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा पर्यावरण की अनदेखी कर रही है, जिससे भविष्य में भारी नुकसान हो सकता है। कांग्रेस ने केदारनाथ में बहुमंजिला इमारतों के निर्माण पर ऐतराज जताते हुए कहा कि पार्टी इस मुद्दे पर विधिक राय के साथ भू विज्ञानियों से चर्चा करने के बाद कोर्ट का रास्ता इख्तियार करेगी। वहीं एक ओर जहां कांग्रेस पर्यावरण की अनदेखी को बेहद खतरनाक बता रही है, तो वहीं दूसरी ओर पर्यावरणविद और भूवैज्ञानिकों ने भी पहाड़ में बहुमंजिला इमारतों के बनने और पेड़ों के कटान को भविष्य के लिए नुकसानदायक बताया है। पता चला कि हिमालय की सेंसिटिव सिस्टम के अंदर उसकी इकोलॉजी, उसका ह्यूमन इंटरवेंशन जिसको बोलते हैं कि हम डिफॉरेस्टेशन करने लगे, वहाँ आबादी बढ़ गई है, तो वहाँ नगर बन रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन रही है और खेत बन रहे हैं, तो पहाड़ियों में जो जंगल है उसको काट रहे हैं। तो ये सेंसिटिव जोन में हम मानव सभ्यता भी इतनी बुरी तरह से उसके साथ व्यवहार कर रही है जो पहले नहीं था। देखिए, 2013 की आपदा नहीं, आप 1991 का भूकंप, टेरी उत्तरकाशी का, 1999 का भूकंप, चमोली, रुद्रप्रयाग और टेरी का, आप हर साल बरसात में होने वाले क्लाउड बस्ट, इस बार तो रिकॉर्ड क्लाउड बस्ट हुए, बादल फटने की घटनाएं, भूस्खलन, भूदसाव, बाढ़। और 2013 की आपदा इसलिए उसको ज्यादा महत्व मिलता है क्योंकि उस समय यात्रा अपने उरूज पे थी, क्लाइमैक्स पे थी और लोगों की जान बहुत ज्यादा तादाद में गई। अन्यथा जो इस साल की आपदा है वो 2013 से कम थोड़ी है। 2013 में जो आपदा आई उसी प्रकार की आपदा 31 जुलाई को पूरा वॉश आउट हो गया केदारनाथ। पूरे राज्य में इस समय 450-500 सड़कें बंद हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हैं, राज्य राजमार्ग बंद हैं, पूरे प्रदेश के अंदर संपर्क मार्ग बंद हैं। ये जो गैर वैज्ञानिक तरीके से पूरे राज्य के अंदर चाहे खनन हो, चाहे जंगलों का कटान हो, चाहे पहाड़ों में भारी मशीनों का चलाना हो, चाहे खुदान हो, ये सारी गतिविधियां, तमाम वो निर्माण पूरे राज्य के अंदर बिना भूगर्भीय परिस्थितियां, वहां का जो लोड बेयरिंग कैपेसिटी है उस जगह की, बिना उसके जो पूरे पहाड़ों में उत्तराखंड में इस समय चल रहा है, वो विनाश की तरफ पूरे उत्तराखंड को धकेल रहा है। ऐसा है, कांग्रेस पार्टी की जो केदार रक्षा प्रतिष्ठा यात्रा थी उसके विफल होने के बाद अब वो बुरी तरह से बौखला गए हैं। उनके पास कोई मुद्दे नहीं है, इसीलिए अनर्गल बयान दे रहे हैं। वहाँ पे जितने भी कार्य हो रहे हैं वो सभी जो हैं डीपीआर के तहत होते हैं। इंजीनियर्स के माध्यम से पूरी रिपोर्ट बनती है, डीपीआर बनती है, उसके बाद ही किसी निर्माण कार्य को संस्तुति मिलती है। तो इस प्रकार से उंगली उठाना ये अपने आप में बहुत हास्यास्पद है, क्योंकि उनको कुछ और सूझ नहीं रहा है, इसलिए बार बार
उनको ये लग रहा है कि केदारनाथ का मामला लगा कर जो है वो इस बार जो है अपनी चुनावी रणनीति में सफल हो जाएंगे। वहाँ की जनता ने उनको बुरी तरह से भगाया है, ये उसी के परिणाम है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में आपदाएं लगातार आती रहती हैं। मौजूदा समय में भी पूरे प्रदेश भर में आपदा ने भारी नुकसान किया है। सरकारी आंकड़ों पर ही नजर डालें तो 250 से ज्यादा सड़कें बंद पड़ी हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को 2 दिनों के भीतर इन बंद मार्गों को खोलने के निर्देश दिए हैं। इतना ही नहीं, भाजपा सरकार का दावा है कि वह आपदा प्रबंधन में नंबर 1 है। वहीं विपक्ष का आरोप है कि सरकार के दावे हवाई हैं। देखिए, जो बरसात का मुख्य समय था लगभग निकल चुका है। अब जो अभी IMD द्वारा जो प्रेडिक्शन दिया गया है उसके अनुसार अब बहुत अधिक बरसात नहीं होनी है। बरसात थोड़ा बहुत होती रहेगी। बहुत ज़्यादा बरसात या तोड़फोड़ वाली बरसात या लैंडस्लाइड वाली बरसात संभावना कम है, लेकिन मौसम का वो स्वरूप बदलता रहता है। अगर बदलेगा तो हम उसके अनुसार फिर रणनीति बनाएंगे। अभी जो सूचना हमारे पास है कि मौसम खुला रहेगा, बरसात होगी लेकिन बहुत अधिक खतरनाक बरसात नहीं होगी या बहुत अधिक लॉस करने वाली बरसात नहीं होगी। देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल का स्पष्ट मानना है कि जिस तरह का अनियोजित और बिना नियमों के विरुद्ध, नियमों के अंतर्गत ना होते हुए ये जो कार्रवाई निर्माण किया जा रहा है, ये पूर्णतः बंद होना चाहिए। यदि सरकार भी इसमें संलिप्त है या सरकार के इशारों पे ये काम किया जा रहा है या किसी विभाग द्वारा ये काम करा जा रहा है, तो उत्तराखंड क्रांति दल इसका घोर विरोध करता है। और निश्चित रूप से जो गरिमा है, जो केदारनाथ का हमारा जो स्वरूप है, उस स्वरूप में किसी प्रकार का अगर फेरबदल होता है या उसकी जो प्रतिष्ठा है उसमें किसी प्रकार की अगर कमी पेशी होती है, तो निश्चित रूप से ये सभी के लिए चिंतनीय का विषय है। और इसमें ये यदि अगर इस तरह के बहुमंजिले इमारतें वहां पर बन रही हैं तो उसको तुरंत रोकना चाहिए। कुल मिलाकर राज्य में लगातार आ रही छोटी बड़ी आपदाओं ने सरकार के साथ ही आम लोगों की चिंता को बढ़ा दिया है। 11वीं हिमालयी राज्य उत्तराखंड 2013 की केदारनाथ आपदा से अब तक उभर नहीं पाया है। बावजूद इसके पहाड़ों पर बेतहाशा बहुमंजिला इमारतों का बनना, पेड़ों का कटान होने के साथ ही वैज्ञानिकों की चेतावनियों को अनदेखा करना राज्य के लिए बेहद नुकसानदायक हो सकता है। देखना होगा सरकार पर्यावरणविदों और वैज्ञानिकों की राय को कब गंभीरता से लेती है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ने वाला है। सबसे पहले इनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ में कमलेश रमन जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से। गिरिराज किशोर जी हमारे साथ में है, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से। PC थपलियाल साहब हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ नेता हैं UKD की ओर से। और उदित गढ़याल जी हमारे साथ में हैं, समाज सेवी हैं। और अरुण शर्मा जी हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। आज की चर्चा को हम शुरू करेंगे कमलेश रमन जी के साथ में। कमलेश रमन जी BJP के प्रवक्ता हैं। कमलेश जी, देखिए, लगातार विपक्ष कह रहा है कि इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए और ये बिल्कुल ठीक बात है। ये विपक्ष ही नहीं बल्कि सत्ता पक्ष के लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि प्रदेश के बारे में सोचें, क्योंकि ये एक ऐसा प्रदेश है जहां आपदाएं आती रहती हैं और दंश झेलता रहता है ये प्रदेश। और जब आपदा आती है तो ये किसी एक के लिए नहीं आती, ना किसी ये ऐसा होता है कि BJP वाले उससे परेशान होंगे या कोई परेशान, हर कोई इससे परेशान होता है। तो आखिर क्यों इस ओर ध्यान नहीं है? बिल्कुल, देखिए, सही बात है। आपने जो सवाल उठाया उत्तराखंड के हित में है और सरकार गंभीर है बिल्कुल उत्तराखंड के विकास को लेकर के। और जो नए निर्माण की बात आप कर रहे हैं कि जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र हैं, जो पहाड़ी इलाके हैं, वहां पर जो निर्माण कार्य चल रहे हैं या वहां पर जो है गति देने का काम हमारे विकास कार्य को हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इस वक्त आपने देखा होगा कि बरसात के कारण काफी जगह लैंडस्लाइड या हमारे जो रास्ते बंद होने का काम हुआ है। तो अब बरसात भी खत्म हो चुकी है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही अधिकारियों को बुला करके इस बात के लिए स्पष्ट कर दिया है कि आप जल्द से जल्द वो हमारे तमाम मार्ग जो अवरुद्ध हैं, जिसमें लोगों की आवाजाही इस समय नहीं हो पा रही है, उनको खोलने का काम करें, क्योंकि अब लगभग बरसात खुल चुकी है। बरसात में ये सारी दिक्कतें आती हैं। रही बात वहां पर जो निर्माण हो रहे हैं, तो जो निर्माण हो रहे हैं वो मुझे लगता है कि जो हमारे भू वैज्ञानिक होते हैं उन सब से पूछ करके, उनसे सलाह मशवरा लेके, हमारे इंजीनियर होते हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होते हैं, हमारा लोक निर्माण विभाग, MDDA, तमाम ऐसे विभाग, एरीगेशन, ये सब विभागों को मिलकर के आपस में सामंजस्य से बिठा करके, पूछ करके, इन सब चीजों के ऊपर तालमेल बिठा करके वहां काम करने का जो निश्चय सरकार लेती है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी और भी जो कुछ वहां कार्य होने होंगे, क्योंकि
उत्तराखंड हमारा एक ऐसा प्रदेश है, एक धर्म स्थली है जहां पर लोग आते हैं, जहां यात्रा होती है, जहां लाखों लाख लोग यहाँ पहुंचने का काम होते हैं, तो उनको सुविधाएं किस प्रकार से मिले और उत्तराखंड का एक नया आयाम हमारे व्यवसाय को मिले। हमारे जो पहाड़ी जो क्षेत्र है जहां पर खासकर हमारा जो केदारनाथ है, जहां पर लोगों की आवाजाही मुझे लगता है कि 12 के 12 महीने रहती है, तो उसको और सुंदर और सुदृढ़ बनाने के लिए, क्योंकि जो हमारा यात्री यहाँ पहुंचता है तो वो क्या देखने के लिए पहुंचता है, वो देखने के लिए पहुंचता है हमारे पहाड़। ये बात बिल्कुल सच है कि हमारे पहाड़ों के ऊपर जो है उस तरह के काम नहीं होने चाहिए कि वहां से लैंडस्लाइड हो या वो दरके, या जो 2013 में जिस तरह से आपदा, भयंकर आपदा आई थी जो देश में पहली बार ऐसा लग रहा था कि बहुत गंभीर यहाँ पर उन्होंने जो है हमारी आपदा ने नुकसान पहुंचाने का काम किया था, लेकिन आज तक भी हमारे वो जख्म शायद वो नहीं भरे हैं। तो न ऐसी कोई आपदा दोबारा प्रदेश के अंदर ना आए। जो इस बार की बरसात में आपने देखा होगा कि काफी जगह पर जो है बरसात के कारण उफान आया और नुकसान भी हुआ। ऐसा नहीं है कि नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि बरसात है, बरसात एक ऐसा कुदरती ईश्वर की देन है, उसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन हाँ, भविष्य के लिए हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हमारे लोगों का नुकसान उसमें कम हो। देखिए, बरसात है या प्राकृतिक आपदा है, इसको कोई नहीं रोक सकता, ये बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन कमलेश जी, इसके लिए तैयारी तो की जा सकती है, और खासतौर पर जब हम ये बात जानते हो कि हम आपदाग्रस्त प्रदेश हैं और यहाँ पर आपदा की संभावना सबसे अधिक रहती है, तो ऐसे में तैयारियां उस लिहाज की ही होनी चाहिए उस प्रदेश में। ये बहुत अहम हो जाता है। आपदा तो कोई किसी को नहीं रोक पाएगा, प्राकृतिक आपदा है, वो थोड़ी बताकर आएगी। चलिए ठीक है, आपके पास लौटेंगे। ठीक है, गिरिराज किशोर हिंदवान जी हमारे साथ में है, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से। गिरिराज जी, कांग्रेस पार्टी लगातार इस चीज का आरोप लगा रही है कि आपदाग्रस्त प्रदेश होने के बावजूद इन चीजों पर पर्यावरण की ओर ध्यान नहीं है सत्ता पक्ष का। सुनता हूं, जब भी केदारनाथ जी की बात होती है, जिक्र आता है, अभी इनकी एक प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी जी का एक स्टेटमेंट पे सुन रहा था, वो हमेशा उपचुनाव की तरफ, उपचुनाव से जोड़ देते हैं इस मुद्दे को। सुनिएगा गरिमा जी। जी, मैं सुन रही हूँ। अभी जो बात सुनीता विद्यार्थी जी कह रही थी, रख रही थी, किनको भगाया गया, हमारे यशस्वी प्रेसिडेंट जो है करण महाराज जी के नेतृत्व में जो यात्रा अभी आउट हुई, द्वितीय चरण उसका था, पैदल यात्रा 22 किलोमीटर की चढ़ाई उन्होंने चढ़ी, केदार बाबा के दर्शन किए, पूजा अर्चना हुई, आशीर्वाद केदार बाबा का लिया गया, जन सैलाब उनके साथ जुड़ा, उन्होंने अपनी पीड़ा जो क्षेत्र के जो वास कर रहे हैं उस क्षेत्र में, केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में, उन्होंने अपनी पीड़ा, अपना कष्ट उनको बताया, हमारे अध्यक्ष जी को, करण महाराज जी को। तो आने वाला समय जो है, अगर वाकई कांग्रेस विपक्ष में है और एक बात रख रही है कि वो सेंसिटिव जोन है, वहां जो रिजल्ट्स हैं, इंफ्रा के नाम पे जो वहां छेड़छाड़ हुई है पहाड़ों के साथ, उससे जो नुकसान जो हुआ है उस क्षेत्र को, अगर मल्टी स्टोरीज की बात हो रही है कि आप जब भी इस तरह के निर्माण करें सरकार, तो मानकों को देखते हुए करे कि वाकई उसमें हार्ड रॉक भी देखी जाए, उसमें सॉइल टेस्टिंग भी हो, उसमें भूगर्भ वैज्ञानिक जो जियोलॉजिस्ट होते हैं उनसे राय ली जाए, उस हिसाब से पूरा तारतम्य बिठाया जाए, और जो हैवी जो कंस्ट्रक्शन है उसमें भारण क्षमता, पहाड़ वाकई आज कमजोर होते जा रहे हैं, फ्लड पे फ्लड उस क्षेत्र में आ रहा है, सारी चीजें विजिबल हैं, दिख रही हैं गरिमा जी। सरकार को अगर वाकई चेताने का काम अगर कांग्रेस पार्टी विपक्ष में रहते हुए कर रही है, तो ये हम लोगों का विपक्ष में रहते हुए एक फर्ज बनता है, एक दायित्व बनता है कि करण महाराज जी के नेतृत्व में वाकई सरकार को चेताने का काम हम करें। कोई किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स जो है, कोई अनहोनी ना हो उस क्षेत्र में, इसलिए अभी आगाह करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं इनको, सरकार को, विपक्ष में रहते हुए, जो वाकई सोई भी स्थिति में होते हैं, सुप्तावस्था में होते हैं, किसी भी प्रोग्राम को लेके अगर ये लोग आ रहे हैं, अगर इंप्लीमेंटेशन की तरफ जा रहे हैं, तो वाकई अगर कहीं कोई गलती हो रही है इनसे,
तो उसमें टोकने का कार्य इनको, जगाने का कार्य इनको विपक्ष करेगा। गरिमा जी, ठीक है सर, हमारे साथ में और मेहमान भी जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ यूकेडी के नेता हैं थपलियाल साहब। थपलियाल साहब, ये क्या चल रहा है? एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तक तो ठीक था, लेकिन पर्यावरण को लेकर जब चर्चा हो तब भी राजनीतिक दल इस तरह की बातें करें, ये ठीक नहीं लगता है। हालांकि उत्तराखंड के लिए पर्यावरण एक बहुत बड़ी चीज है, हालांकि हर राज्य में इस चीज पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि उत्तराखंड आपदाएं झेलता रहा है, इसके पहले भी केदारनाथ में हमने देखा कितने सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, उस आपदा को कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। उसके बाद अभी वर्तमान में भी प्रदेश में आपदा ग्रसित कई सारे क्षेत्र हैं जहां पर लोग फंसे हुए हैं, परेशान हैं, बावजूद इसके पर्यावरण की ओर ध्यान नहीं है। जिम्मेदार इसका आप किसको मानते हैं? देखो, जो भी आपदाएं आई हैं, आपदाओं का चोरी दामन का साथ रहा है उत्तराखंड का। आज से 73 साल पहले हमारा सतपुली पूरा का पूरा बह गया था और मेरे गांव के ठीक पास का गांव एकदम नेस्ता नाबूद हो गया था पूरा। और वैसे हमने श्रीनगर को पूरा खत्म होते हुए देखा, उत्तरकाशी में हमने बड़ी आपदाएं देखी। लेकिन जो आज है, क्योंकि अब हमने अपना राज्य को हासिल किया है और कहने के लिए हमारे लोग आज सत्तासीन हैं, लेकिन दुख इस बात का है कि उनको राज्य का भूगोल नहीं मालूम। आज पहाड़ और मैदान में बढ़ता हुआ उत्तराखंड ये नहीं जानता कि संपूर्ण भूगोल हमारा हिमालय में है। हमारी जो शिवालिक हिल्स हैं, जिसमें देहरादून और हरिद्वार मसूरी ये क्षेत्र आता है, ये लोअर हिमालय का हिस्सा है। यानी लोअर हिमालय से लेकर उच्च हिमालय के बीच में उत्तराखंड बसता है और उत्तराखंड संपूर्ण हिमालय राज्य है। अगर जिस दिन इस चीज को समझ जाएंगे लोग और राजनीति, उस दिन इस राज्य को न हम पहाड़ और न मैदान की चश्मों से देख के ये देखेंगे कि हिमालयन राज्य की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि इसका पर्यावरण बचाना, क्योंकि इसका पर्यावरण इस देश के लिए और एक विश्व के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। आज जब हम छोटे थे तो देहरादून के राजपुर क्षेत्र तक बर्फबारी होती थी, और आज हम जब बुढ़ापा में चौथी स्थिति में जा रहे हैं तो देखते देखते आज हमारा ओम पर्वत भी स्नोविहीन हो गया। ये चिंता का विषय है। आज ग्लेशियर खत्म हो रहे हैं और इन ग्लेशियर्स पे अगर हम चिंता जाहिर नहीं करेंगे और जो यहाँ पे हमारी जो डिस्कशन है, इस डिस्कशन में गंभीरता लाएं। ऐसे ऐसे प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी परोसती है जो सीधा सीधा कभी चश्मों में धूल और कभी कांग्रेस जैसी है, ऐसी कांग्रेस भी भाई है उत्तराखंड का और भाजपा भी, दोनों की जिम्मेदारी और उत्तराखंड सभी की जिम्मेदारी बनती है कि इस राज्य के इस पर्यावरण को बचाना, न कि एक दूसरे पे उंगली उठाते हुए और ऐसी अनर्गल बातें करना जिससे हमें गुस्सा आता है, हमें दुख होता है कि कैसे लोगों के बीच में। अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता के पास बैठा हुआ था, प्रकाश सुमन ज्ञानी, उन्होंने कहा थपलियाल जी मैं किसी डिस्कशन में नहीं जाता, क्योंकि इतने लो लेवल पे डिस्कशन जा चुका है कि गाली गलौज में तब्दील हो जाता है। इसलिए ये जो पर्यावरण की स्थिति है, इस स्थिति में जो भारतीय जनता पार्टी है, स्पेशली गुजरात की जो लोग हैं, जो नेता हैं, उन्होंने कभी इस भूगोल को और इसको समझा ही नहीं है। उनकी जो पूरे हिंदुस्तान में एक कॉरिडोर बनाने का एक नशा लगा हुआ है, उस कॉरिडोर का आग वो हमारे बद्रीनाथ और केदारनाथ में भी लेके आ गए, जो कि उच्च हिमालय का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर इसको छेड़ोगे तो तुम ही नहीं, देश ही नहीं, विश्व पे इसका असर पड़ेगा, ये हमें जानना चाहिए। इन्होंने पूरे ही केदारनाथ को किस तरह से झकझोर दिया, कैसे थार टैक्सी वहां पहुंचा दी, ये सबकी चिंता होनी चाहिए। भाजपा के प्रवक्ता की भी चिंता होनी चाहिए कि क्यों थार, कौन थे वो लोग। जिस तरह से त्रिवेंद्र रावत आज सीधा सीधा उंगली करता है, तो इन लोगों को क्या हो गया है कहते हुए कि हमें दुख होता है कि किसने केदारनाथ में थार पहुंचा दी। कौन केदारनाथ में इतना भारी भरकम कंस्ट्रक्शन कर रहा है, कौन बद्रीनाथ में पूरे लोग दुखी हैं। बद्रीनाथ के जितने जो पुराने लोग हैं वो बोल रहे हैं हमको दरकिनार करके वहां एक नया बद्रीपुरी बन रही है। तो ये जो बन रहा है और ये किन लोगों के लिए बन रहा है वो हम जानते हैं, लेकिन अगर हम बोलेंगे तो मतलब बोलेंगे कि कैसे लोग हैं, सम्मान से बात करो, हमें शिक्षा देने लग जाएंगे। लेकिन सवाल बहुत गंभीर है
और इस गंभीरता को लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को समझना चाहिए कि तुम्हारी ऑल वेदर रोड ने पूरा पहाड़ को उजाड़ दिया। एक बहुत नाजुक हिमालय का क्षेत्र है और इस नाजुक हिमालय के क्षेत्र के साथ जो तुम खेल खेल रहे हो अपनी राजनीति को फेंकने के लिए, वो बहुत ही हानिकारक है और बहुत ही खतरनाक है इस देश के पर्यावरण को और हिमालय के लिए। तो आपने देखा होगा, एक बात और कहना चाहता हूं कि लोगों ने कि भले हमारा हम एनएसए के पास कई बार गए, अजीत डोभाल जी के पास, कि तुम्हारी बुद्धि को क्या हो गया, क्योंकि वो भी इस पहाड़ों में नहीं रहा, वो भी बाहर रहकर उसने अपनी शिक्षा हासिल की और कहने के लिए पहाड़ी है, लेकिन उसको पहाड़ का भूगोल नहीं मालूम। उसने सीधा सीधा नाथुला से और वहां जो यात्रा निकाली, जो हमारे सिर पे कैलाश मानसरोवर है, उन सिक्किम से लेके गया और आज वो यात्रा डगमगा गई। और उसी यात्रा का छाती फोड़ फोड़ के प्रधानमंत्री महाराष्ट्र में कह रहे थे कि भाइयों और बहनों, जो 70 साल में नहीं हुआ वो उस समय हमने कर दिया। और बाद में जब हमने बोला कि बहुत बड़ी गलती है अजीत डोभाल, हम सीधा सीधा विवेकानंद फाउंडेशन में गए उसको बताने के लिए, उसके बाद उनको अकल आई। अभी भी इस चैनल के माध्यम से अगर उस चीज को समझना चाहें कि तुम इस पहाड़ के भूगोल को मत खेलो, इसके साथ मत खेलो, बंद करो ये कॉरिडोर, बंद करो ये बद्री सूर्य केदारपुरी, मेरे बाबा को मत को, नहीं तो चलिए ठीक है, सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ। जी ठीक है सर, ठीक है, लौटेंगे अपनी चर्चा में वापस से, लेकिन उससे पहले सीधा आपको लखनऊ लेकर चलते हैं, जहां पर तस्वीरें दिखाते हैं। लखनऊ से तस्वीरें, मुख्यमंत्री योगी क्या कुछ कह रहे, सुन लेते हैं। आपदा हमारे सामने, हमारे मार्ग पर में बाधक नहीं बन सकती। काशी के अंदर मैंने देखा है, स्वच्छता का कार्यक्रम हो, रक्तदान का कार्यक्रम हो, मरीजों के बीच में फल वितरण का कार्यक्रम रहा हो, या फिर प्रधानमंत्री मोदी जी के अभिनव पीएम विश्वकर्मा की योजना के लिए टोल किट वितरण और इससे जुड़े हुए कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का वहां पर कार्यक्रम, ये सभी सफलतापूर्वक आगे बढ़े। आज 17 सितंबर है, 25 सितंबर को अंत्योदय एकात्म मानव दर्शन के जनक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पावन जयंती है और 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा की पावन जयंती तक एक पखवाड़ा तक चलने वाले इस कार्यक्रम के साथ एक रचनात्मक अभियानों के साथ हमें जुड़ना होगा। प्रधानमंत्री मोदी के जीवन की प्राथमिकताओं में स्वच्छता है और स्वच्छता को महत्व दिया है और इस स्वच्छता के लिए एक अभियान हम सबको भी चलाना होगा, हम सब भी उसका हिस्सा बने, एक राष्ट्रीय कार्यक्रम का हिस्सा है। हमें भी इस बात को ध्यान रखना होगा, स्वच्छता के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह बैन किया गया है, हम भी उसका हिस्सा। प्लास्टिक का उपयोग न करें, जो पर्यावरण के लिए खतरनाक है, और उस प्लास्टिक को जो स्वास्थ्य पर विपरीत असर डालता है, उस प्लास्टिक को पूरी तरह हम तिलांजलि दें। स्वच्छ भारत मिशन का हिस्सा स्वयं बने। राष्ट्रीय कार्यक्रमों के साथ जब हम भी, हमारी भी भागीदारी होती है, कार्यक्रम सफलता की नई ऊंचाइयों को छूता है। आम जनमानस की भागीदारी के साथ, उस कार्यक्रम के साथ मानस की भागीदारी अनेक लोगों के लिए एक नई प्रेरणा होती है और विकास के नए भी करती है। स्वच्छ भारत मिशन उसी का हिस्सा है। स्वच्छ भारत के साथ ही पर्यावरण बचाने के लिए एक पेड़ मां के नाम, उत्तर प्रदेश ने इसमें रिकॉर्ड है। लगभग 36 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण का लक्ष्य हम लोगों ने अब तक पूरा किया है और पिछले 7 साढ़े 7 वर्ष में उत्तर प्रदेश तक अकेले उत्तर प्रदेश ने अकेले 210 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण के बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की है। आज उसका परिणाम भी दिखाई दे रहा है। अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं ने कार्बन उत्सर्जन के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए उत्तर प्रदेश के द्वारा किए गए प्रयासों के परिणाम स्वरूप जिन किसानों ने और इससे जुड़े हुए जिन महानुभावों ने हमारे साथ रजिस्ट्रेशन कराया था, ऐसे लोगों के लिए 200 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए, उन्हें वितरित हुए हैं।
लगातार 25,000 किसानों को धनराशि उपलब्ध हो रही है। और आज के इस अवसर पर मैं कहूंगा कि इस एक पखवाड़े के कार्यक्रम के दौरान अनेक प्रकार के जो रचनात्मक कार्यक्रम होने, स्वच्छता से जुड़े हुए, रक्तदान से जुड़ा हुआ, एक पेड़ मां के नाम से जुड़ा हुआ, पीएम विश्वकर्मा से जुड़े हुए कार्यक्रम, इन सभी कार्यक्रमों के साथ हम सबकी सहभागिता हो, इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, आयोजकों के प्रति हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास करता हूं कि एक पखवाड़े तक एनसीसी, एनएसएस, स्काउट एंड गाइड से जुड़े हुए जितने भी कैडेट्स हैं, स्वयं सेवक हैं, उन्हें यहाँ पे बुला करके लाने की व्यवस्था, यहाँ पर इस स्थल का अवलोकन करें, प्रदर्शनी का अवलोकन करें और प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रेरणादायी कृतित्व और व्यक्तित्व से प्रेरणा देकर के वे भी अपने जीवन को समाज, राष्ट्र की पथ पर आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। इस विश्वास के साथ इस पूरे अभियान के प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तो पीएम के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी में पहुंचे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकते हैं, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं पर्यावरण को लेकर, आपदा को लेकर। खास मेहमान हमारे साथ में बने हुए हैं, उदित गढ़ियाल जी हमारे साथ में हैं, समाज सेवी हैं। उनके साथ में इस बार शुरुआत कर लेते हैं। उदित जी, क्या लग रहा है? देखिए, राजनीतिक दलों की ओर से जो बयानबाजी हो रही है वो ठीक है, लेकिन क्या जो तैयारियां आपदा से निपटने के लिए होती हैं वो वाकई में हो रही हैं? और ये जो केदारनाथ में बहुमंजिला इमारतों के निर्माण की बात हो रही है, सिर्फ केदारनाथ तक सीमित नहीं है, ये अलग अलग जगहों पर जितने भी पर्यटन स्थल है, जितने भी तीर्थ स्थल है, हमारे जितने 4 धाम है, हर जगह पर लोग अपने कुछ फायदे के लिए इस तरीके के पहले काम करते हैं, बाद में इन्हें ही नुकसान होता है। जोशीमठ के बारे में हम सब ने देखा कि किस तरीके से वहां पर बड़ी बड़ी मंजिलों में जो है दरारें थी, उसके बाद फिर डर और परेशानी भी खुद को ही होती है। रीमा जी, देखिए, मेरा मानना यह है कि अगर जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है पृथ्वी पर, उसका जो सबसे ज्यादा असर पड़ेगा वो 2 जगह पड़ेगा। एक तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, और फिर हिमालय। हिमालय में भी जो सबसे ज्यादा संवेदनशील हिस्सा है, पूरा पाकिस्तान से लेके और नॉर्थ ईस्ट नेपाल की तरफ जाएंगे, वो है उत्तराखंड का हिमालय क्षेत्र। सफेद दीवार है पृथ्वी के ऊपर, 20,000 फीट से ऊपर चलती है लगातार इसकी एवरेज, और इसका बहुत बड़ा हिस्सा, करीब 300 किलोमीटर का हिस्सा गढ़वाल और कुमाऊं के क्षेत्र में पड़ता है। और इसी से मुख्य नदियां निकल रही हैं जो कि लगभग 50 करोड़ जनमानस को उपजाऊ जमीन दे रही है, पानी दे रही है। वो शुरू होती है उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल तक, और साथ में इससे कैनाल भी निकाली जा रही हैं। अब सवाल ये उठता है कि हमारे यहाँ हो क्या रहा है। इसरो ने 1984 से 2023 के बीच में एक डाटा जारी करा है, जिसमें उन्होंने अलग अलग समय में क्या क्या गतिविधियां हो रही है हिमालय क्षेत्र में, उच्च हिमालय क्षेत्र में, उसकी उन्होंने जानकारी दी। उसमें उन्होंने बताया कि जो झीलें बन रही हैं वो बहुत तेजी से एक्सपेंड हो रही हैं, और वो झील उत्तराखंड की सेहत के लिए, यहाँ के लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज नहीं है। आपने देखा था ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट हुआ था, फ्लड, जो GLFOF कहते हैं, वो एक केदारनाथ में हुआ था, उसके बाद ऋणी में हुआ। अभी इसी तादाद में बहुत सारी झीलें ऊपर बढ़ रही हैं। वाडिया इंस्टीट्यूट जैसे कई और भी हैं, वो इस पे स्टडी कर रहे हैं, लेकिन कभी भी बहुत ज्यादा जनमानस को नहीं दिया गया है या बताया गया है कि स्थिति क्या है। उसके बावजूद जब हम उच्च हिमालय क्षेत्र में जाते हैं, केदारनाथ केवल 12,000 फीट नहीं है, केदारनाथ के ठीक ऊपर अगर आप देखते हैं तो 21,000 फीट की चोटी है, और उसके ठीक नीचे तलहटी में हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं।
भारी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। हमें इतना कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत नहीं थी, उतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों बनाने की जरूरत नहीं थी। हम उसको थोड़ा नीचे लाके और कोई तरीके से लोगों को ले जाते। रात में बहुत रहने की बहुत सारे लोगों की जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल हिमालय है। हम एक झटका देख चुके हैं, हम कितनी दीवार बना लेंगे। जापान ने कितनी भी दीवार बना ली सुनामी रोकने के लिए, लेकिन वो मौत का तांडव जो आया वहां पर उसको रोक नहीं पाई। उनके पास सारे सिस्टम है, अर्ली वार्निंग सिस्टम है, सब कुछ है। जापान से ऊपर तकनीकी में कोई नहीं है। वहां रोज भूकंप आते हैं, फिर भी लोग हताहत हो रहे हैं। ये हिमालय है, हमारे पास अभी भी ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो अर्ली वार्निंग सिस्टम हमें बता पाए। हमारे पास सुरक्षा का कोई, अभी हुआ है हादसा, अभी कुछ दिन पहले हादसा हुआ है जो केदारनाथ रास्ते में जो गिरा है, हमें रेस्क्यू करने में दिक्कत आ गई, क्योंकि ये बहुत ही विषम परिस्थितियां हैं। यहाँ पर यह उच्च हिमालय क्षेत्र है, यहाँ पर लगातार ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, यहाँ पर मानव गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं। हम कंपेयर कर रहे हैं तिब्बत से, चाहे चाइनीज ऑक्युपाइड जो तिब्बत है उससे हम कंपेयर कर रहे हैं। वो एक प्लेटू है, पठार है, वो सीधा है। वहां पर जब आप इसके लिए जाएंगे मानसरोवर के लिए, तो एक जगह पे जाके आप लगातार नीचे से हमारी भारत की तरफ से लगातार चढ़ते हैं और फिर अचानक एक जगह पहुंचते हैं, वहां से एकदम समतल है। हम उनसे कंपेयर नहीं कर सकते, वो तो एवरेज हाइट वहां 10,000 फीट की है। हमारा सारी बड़ी नदियां तिब्बत या हमारा क्षेत्र जो पड़ रहा है हिमालय का, उससे निकल रही हैं। ये हमारे लिए बहुत घातक है। हमें बहुत ध्यानपूर्वक काम करना चाहिए। कोई भी डेवलपमेंट कर रहे हैं, हमें बहुत तरतीब तरीके से नहीं करना चाहिए कि कर दिया, मशीन्स आ गई, लग गई। नहीं, देखिए, इससे नुकसान अकेला उत्तराखंड के लोगों को नहीं होगा, इससे नुकसान उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल सबको होने वाला है। मैं फिर बता रहा हूं, 50% जो जनमानस है वो इस पानी के ऊपर डिपेंडेंट है। और अगर हम इसी तरीके से कार्य करते थे कि राजनीति तो चलती रहेगी, राजनीति में कोई भी पार्टी हो, सबने किसी ना किसी रूप में अपना एंगल बिठाना है, सबने अपनी कोई ना कोई पेश करना है। लेकिन जहां तक सवाल आता है जनमानस की सुविधा के लिए, ये कोई भी विकास, श्रीनगर बहा, कितनी बार बहा, ग्लेशियर लेक्स टूटी, उसकी वजह से ऊपर झील बनी, फिर एक और झील बनी, फिर वो टूटी, फिर श्रीनगर बहा। उत्तरकाशी 78 में 77-78 में बहुत बुरा वक्त आया उत्तरकाशी के ऊपर। और ग्लोबल वार्मिंग बहुत तेजी से हमारे हिमालय को अफेक्ट कर रही है। जंगल की आग हमारे हिमालय को अफेक्ट कर रही है। बहुत अन्य गतिविधियां हमारे हिमालय को अफेक्ट कर रही हैं। तो मेरा मानना यह है कि इसके लिए उत्तराखंड सरकार को भारत सरकार से मदद लेनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय अगर मदद लेनी है एक्सपर्ट्स की, वो लेनी चाहिए। और गतिविधियां जो भी हो रही हैं, जो विकास कार्य हो रहे हैं, उसकी लगातार समीक्षा होनी चाहिए। अन्यथा इसका खामियाजा सबसे पहले हम पहाड़ वाले भुगतेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है कि सबसे पहले समस्या जो है वो पहाड़ वालों के सामने ही आती है और उन्हें ही सबसे ज़्यादा झेलनी भी पड़ती है। इसलिए सबसे ज़्यादा विचार और कदम भी उनको ही उठाना चाहिए। अरुण शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत सर आपका भी। सर, आपने सभी प्रवक्ताओं को सुन लिया, समाज सेवी उदित जी हैं उनको भी सुन लिया। मैं चाहती थी अंतिम प्रतिक्रिया आपकी आए। अरुण जी, कौन जिम्मेदार है आखिर इस बिगड़ते पर्यावरण का? क्योंकि पर्यावरण बिगड़ रहा है, यही वजह है कि आपदाएं आ रही हैं। आप किसको जिम्मेदार मानते हैं, राजनीतिक लिहाज से भी और साथ ही साथ सामाजिक लिहाज से भी? कौन गलती कर रहा है आखिर? देखिए, मुझे लगता है दो विषय हमने एक दूसरे से गड़बड़ कर दिए। एक तो पर्यावरण है और दूसरा विकास है। हमने दोनों को एक दूसरे के साथ, इन दोनों विषयों की कुश्ती करवा दी हमने इस डिबेट में, मुझे लग रहा है। देखिए, जब लेकिन सर विकास के नाम पर पर्यावरण के साथ खिलवाड़ कब तक होता रहेगा? नहीं, सुनिए, दो चीज है। आपको विकास करना है तो निश्चित तौर पर पर्यावरण का कुछ ना कुछ नुकसान होगा। ये बिल्कुल दीगर सी बात है। दुनिया में जहां भी विकास हुआ है, बड़े डैम बने हैं, रोड्स बनी है, वहां पर्यावरण ने ही वो कीमत चुकाई है। वो कोई अलग से उन्होंने सड़क लाके स्थापित नहीं कर दी।
डैम लाके स्थापित नहीं कर दिए। वो कहीं ना कहीं विकास जो है वो पर्यावरण को नुकसान करके, ये अलग बात है कि उसका मूल्यांकन कितना किया गया, कितना कम से कम उस पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया गया, ये अलग बात है, विषय है। देखिए, जब 13 में केदारनाथ की आपदा आई तो केदारनाथ की स्थिति क्या थी? जरा तमाम लोग बैठे हैं जो उसके बाद केदारनाथ होके आए हैं, वो बता दें मुझे, कौन सी चीज वहां साबुत बची थी? एक घर नहीं बचा था, एक धर्मशाला नहीं बची थी, एक होटल नहीं बचा था, हाँ यहां तक कि सड़कें नहीं बची थी। अब क्या करते? या तो उस मंदिर के स्ट्रक्चर को वैसे ही छोड़ देते और तमाम निर्माण न किए जाते, या पूरे देश दुनिया से जितने श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए सुविधाएं विकसित की जाती। और आप मुझे बताइए, केदारनाथ में कौन से पेड़ थे? कोई पेड़ नहीं थे, सपाट मैदान था। और अगर आप बद्रीनाथ में भी जाके देखें तो बद्रीनाथ के ऊपर पहाड़ में पेड़ है, बद्रीनाथ के आसपास के इलाके में कोई वनस्पति केवल अगर हम कहें जो वो तुलसी, जो श्यामा तुलसी चढ़ती है, उसके अलावा कहां होती है? बाद में इको टास्क फोर्स ने उन घाटियों में पेड़ लगाए और तब वो वृक्षारोपण किया गया, उसके बाद वो पेड़ पनपे हैं। और अगर केदारनाथ की आपदा के बाद केदारनाथ को सजाया संवारा गया तो इसी वजह से आज इतने श्रद्धालु वहां आते हैं। उनके लिए सुविधाएं डेवलप करनी जरूरी थी, वो हर्ष जरूरी थी। पंडों की झोपड़ियां, पंडों के मकान बह गए थे, टूट गए थे, होटल टूट गए थे, तो क्या करते? उसे वैसे ही छोड़ देते। मंदिर समिति की तमाम धर्मशालाएं बिगड़ गई थी। देखिए, जो उदित भाई ने चीजें उठाई है वो बिल्कुल अलग है। इस केदारनाथ और बद्रीनाथ वाले अगर आप विषय की बात करेंगे उससे बिल्कुल अलग है। वो उच्च हिमालय से छेड़छाड़ हो रही है, वो सबको पता है। उसमें पर्यावरणविद भी काम कर रहे हैं, वैज्ञानिक भी काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये केवल उत्तराखंड का मसला नहीं है, ये पूरी देश दुनिया का मसला है। जो ग्लोबल वार्मिंग है वो पूरा दुनिया का मसला है, केवल उत्तराखंड का मसला नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पर उत्तराखंड उससे इफेक्ट होता है, ये मानना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले का केदारनाथ कितनी संकरी गलियां थी वहां, जरा आप बताइए मुझे। हम तो तब भी गए कई बार और उसके बाद भी कई बार होके आ गए जब नए केदारनाथ का निर्माण हुआ। और कौन सी वहां मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें बना दी गई, आप बताइए मुझे। केदारनाथ में तो कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग नहीं है, केवल मंदिर समिति के धर्मशालाओं को छोड़ के, और मंदिर समिति की आज की तारीख कोई धर्मशाला है ही नहीं वहां। आप बद्रीनाथ केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष से या पीआरओ से पूछिए, वो कहते हैं हमारे पास केदारनाथ में कोई जगह नहीं है किसी यात्री को रुकवाने की। बद्रीनाथ में उनके पास धर्मशालाएं हैं। लेकिन बद्रीनाथ का जो निर्माण हो रहा है, अब बद्रीनाथ की बात करते हैं तो बद्रीनाथ में निश्चित तौर पर निर्माण हो रहा है। जो मंदिर के आसपास का इलाका जो खाली कराया जा रहा है, उसकी जगह पंडा समाज के लिए वहां बिल्डिंग्स बन रही है। जो दुकानें टूटेंगी उनके लिए दुकानें बन रही हैं। तो ये तो करना ही पड़ेगा ना। क्यों आप एक बड़े वर्ग की नाराजगी वो मोल लेंगे? जो अयोध्या में हुआ वो क्या उत्तराखंड में दोहराया जाएगा? अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी इसलिए चुनाव हार गई कि वहां अधिकांश लोगों को विस्थापित कर दिया गया जो उस पेरीफेरी में आते थे, जो उन्होंने कॉरिडोर बनाया, इससे चुनाव हार गई। आप बनारस की स्थिति की बात करें, बनारस में वही स्थिति है, लोगों की नाराजगी आई तो मोदी केवल 1.5 लाख वोट से जब जीते। और बद्रीनाथ का तो चुनाव हार चुकी है बीजेपी, केवल उस नाराजगी की वजह से नहीं, वो अलग विषय हो सकता है। भंडारी ने कलाबाजियां खाई, कांग्रेस एक दिन पहले कांग्रेस को गाली दे रहे थे, दूसरे दिन उसी ड्रेस में भाजपा में शामिल हो गए, लोग नाराज हो गए, तो आखिर में हार का मुंह देखना पड़ा, वहां कांग्रेस जीत गई, वो अलग विषय है। लेकिन निश्चित तौर पर पर्यावरण का पहले ख्याल रखना पड़ेगा, वो चाहे कहीं निर्माण हो, चाहे ऑल वेदर रोड हो या ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल मार्ग हो या इन धामों का विकास हो, निश्चित तौर पर पर्यावरण का ध्यान देना पड़ेगा। मैं उदित भाई की बात से बहुत चीजों से 100% सहमत हूं कि जो उन्होंने मुद्दे उठाए हैं वो मुद्दे हैं, इंपॉर्टेंट है। लेकिन आज अगर केदारनाथ की बात, केदारनाथ में तो कौन सी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन गई? कोई भी नहीं है।
लेकिन बात सिर्फ अरुण जी, बात सिर्फ केदारनाथ तक ही सीमित नहीं है ना। मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग बनने को लेकर तो पहले भी बहुत कुछ आया कि परमिट नहीं होता है लेकिन लोग बनाते रहते हैं। कितने लोगों ने होटल्स का निर्माण कर लिया जबकि परमिशन नहीं थी, वो फायदे के लिए ही तो हुआ। तो इन चीजों पर ध्यान रखना भी जिम्मेदारी है। और सिर्फ केदारनाथ ही नहीं, बद्रीनाथ हो या किसी भी जगह पर, गंगोत्री या मुनोत्री या फिर पर्यटन स्थल जो है, यहाँ पर भी हमने देखा है कि किस तरीके से, क्योंकि पर्यटन स्थल है, पर्यटन नगरी है आपके उत्तराखंड, तो उस लिहाज से भी वहां पर बिजनेस पर्पज से जब विकास हो रहा है ना, तो वो ठीक नहीं हो रहा। और इसी के उसमें आड़ में हम कह लें पर्यावरण के साथ खिलवाड़ होता जा रहा है। हाँ सर, आपको बोलने का पूरा मौका दूंगी। हाँ, एक गरिमा एक बात मैं कहूँ। हाँ, ये आप देखिए, आप नियोजित विकास की बात करें वो समझ आती है। ऋषिकेश बहुत बड़ा आज हब है टूरिज्म का, और ऋषिकेश में 2 जिले डिवाइड होते हैं। अगर वैसे तो 3 जिले हैं, एक तरफ देहरादून लगा हुआ है, एक तरफ टिहरी है, एक तरफ पौड़ी है, बीच में गंगा नदी बह रही है पौड़ी और टिहरी के। आप ये देखिए, जो टिहरी का तपोवन क्षेत्र है, यह पौड़ी का लक्ष्मण झूला क्षेत्र है। मजेदार बात यह है कि वहां 200 से ज्यादा होटल बन गए और मुश्किल से 1% का भी नक्शा पास नहीं। क्या इस तरफ कोई ध्यान देगा? यह भी तो अनियोजित विकास है। गलियां छोटी छोटी हो गई, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन गई, पार्किंग की सुविधा नहीं है, सड़क पे यात्री उतरता है, उसके बाद खुली उसका सामान ढोके पैदल उसे ले जा रहे हैं। तो ये कौन ध्यान देगा? निश्चित तौर पर मेरा ये मानना है, बार बार मानना है, कि अगर कहीं गलतियां होती हैं तो उस प्रशासनिक अधिकारी के खिलाफ मुकदमे होने चाहिए। एक्सीडेंट होता है तो गैर इरादतन हत्या का मुकदमा होना चाहिए। ये हम थोड़े दिन पहले भी बहस कर चुके हैं इसी डिबेट में। तो ये चीजें होनी चाहिए, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। आखिर कौन जिम्मेदार है इन अनियोजित विकास का? जिन जिन जगहों पर यह हुआ है उसकी जिम्मेदारी तय होनी, उनके खिलाफ मुकदमे होने चाहिए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में वो चलने चाहिए ताकि सजा हो, दूसरों को उससे सबक मिल सके। जी गरिमा। ठीक है, गिरिराज किशोर जी के पास में जाएंगे। गिरिराज जी, क्या अभी देखिए बहुत अच्छी बात अरुण जी ने कही कि विकास और पर्यावरण ये 2 ऐसी चीजें हैं जिनकी कुश्ती हो गई, बिल्कुल ठीक बात है। और अगर कई बार विकास का ही हवाला देकर पर्यावरण के साथ में गलत होता जा रहा है, कई बार ऐसा होता है, ये हम इस सब से वाकिफ है और कोई भी इससे गुरेज नहीं करेगा। आपको भी लग रहा है कि क्या कहीं ना कहीं विकास के नाम पर पर्यावरण के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है, जो बड़ा नुकसान अभी भी पहुंचाएगा और इन फ्यूचर तो खैर उसकी कोई बात ही नहीं होनी चाहिए? छेड़छाड़ वाली बात चल रही है डिबेट पे, सबसे पहली चीज मैं रखना चाहूंगा गरिमा जी कि सरकार का संवेदनशील होना इस मुद्दे पर, पर्यावरण, अगर छेड़छाड़ पर्यावरण की बात हो रही है, छेड़छाड़ हो रही है पर्यावरण के साथ, तो वाकई जो मानक तय हो। अभी मैं तड़ियाल जी को भी सुन रहा था गरिमा जी, जो इसरो की जो एनालिसिस है, अभी जो उन्होंने छोटे छोटे जो डैम, मिनी डैम है, उनकी जो बात उन्होंने रखी, जो टनल्स बन रही हैं, जो सिमट में जो दरारें आ रही हैं, ये सारी चीजें प्रत्यक्ष रूप में ये सब कुछ विजिबल है, दिख रहा है, एक कॉमन मैन को भी दिख रहा है। आज सुधार की जरूरत है। अगर विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस पार्टी अगर इस बात को रख रही है कि मल्टी स्टोरीज की अगर बात रखी जा रही है, कि अगर आप इस तरह की प्लानिंग के साथ अगर आप इंप्लीमेंटेशन की तरफ जा रही है, सरकार कार्यान्वयन की तरफ जा रही है, तो उसमें पहले मानक तय कर ले कि वाकई वो सेंसिटिव जोन है, फ्लड जोन है, समस्याएं लगातार जो है बढ़ रही हैं, जनमानस उस पूरे समूचे क्षेत्र का कष्ट में है, दंश झेल रहा है आपदाओं का, तो उसको केंद्र बिंदु बना के जो वहां पे वास जो लोग कर रहे हैं, वाकई अगर आने वाले समय में सुनियोजित तरीके से विकास भी हो। और गरिमा जी, अभी इससे पूर्व एक बात रखना चाहूंगा, इस सरकार को शासित हुए 7 वर्ष हो चुके हैं, भाजपा रूल कर रही है। आज अगर वाकई बात यह रखी जाती है कि जो वनाग्नि इससे पहले हुई, बरसात से पहले पूर्व में करोड़ों पेड़ धू धू कर जलकर राख हो गए, जंगल जल गए, वाइल्ड लाइफ स्वाह हो गई,
तो गरिमा जी, अगर लास्ट मोमेंट में सरकार अलर्ट होती है तो विपक्ष जो है वो कहेगा, वो बोलेगा, अपनी मुखर मुद्रा में आएगा और सरकार को आगाह करेगा, जगाने का प्रयास करेगा कि आप लोग एक प्लान्ड वे में चले, एक सिस्टमेटिक वे में चले। अगर वनाग्नि वाकई अगर जो है रौद्र रूप ले चुकी है तो उसके बाद आप एक सिस्टमेटिक वे में ग्रामों को, गांवों को, गरिमा जी बहुत मूल में एक बात है, जो गांव उसके पास मौजूद है, जंगलों के पास जहां आग वाकई लगती है, धू के जंगल जलते हैं, उन गांवों को, ग्राम सभाओं को फॉरेस्ट के साथ पूरा कम्युनिकेशन बनाना चाहिए। और वाकई वो जो कम्युनिकेशन है उसमें ग्राम प्रहरी भी हो, उसमें अगर एक सिस्टम अगर बनता है तो वाकई इस तरह की जो आपदाएं होती हैं जिसमें वाकई वाइल्ड लाइफ भी जलती है, और हमारा जो पर्यावरण पे हम डिस्कस कर रहे हैं, अभी फोकस किए हुए हैं, इसमें सरकारों का संवेदनशील होना सरकार का बहुत जरूरी है। उसको वाकई अपने इमोशंस नहीं खोने चाहिए, अपने सेंटिमेंट्स नहीं खोने चाहिए। आज केवल फॉर्मेलिटीज आप ये बोले कि नहीं साहब इतने पेड़ लग रहे हैं हरेला के नाम पे, हम ये कर रहे हैं, हम लाखों पेड़ लगाएंगे और करोड़ों पेड़ लगाएंगे, लेकिन कहीं इंप्लीमेंटेशन की तरफ आप नहीं होते हैं, सरकार नहीं होती है, तो मुखर होकर विपक्ष बोलेगा। अगर आने वाले समय में, भविष्य में लगता है कि वाकई जो है कष्ट में होने वाला है उस क्षेत्र का, चाहे केदारनाथ जी की बात हो, चाहे बद्रीनाथ जी की बात हो, जोशीमठ की बात हो, तो हम लोग मुखर होके निश्चित रूप से करण महाराज जी के नेतृत्व में अगर कोई बात हो रही है तो रखी जाएगी। हम लोग जगाने का प्रयास करेंगे सरकार को, और आने वाला समय वाकई में, अभी जो अरुण जी भी जो बात रख रहे थे, हम मानते हैं विकास जरूरी है साथ में, लेकिन भाई विकास के लिए आप जो भी प्लानिंग करते हैं वो वाकई फुल प्रूफ प्लानिंग हो कि वहां का जनमानस जो है वो भी कष्ट में ना आए और पर्यावरण भी कष्ट में ना आए। गरिमा, ठीक है, ठीक है, पर्यावरण भी कष्ट में ना आए, ये बिल्कुल ठीक बात है, इसको ध्यान में रखना चाहिए। और इस सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो सरकार की बन जाती है कमलेश जी, कि कम से कम सुनिश्चित कराए कि कोई भी इस तरीके का अवैध निर्माण न कराए, या सरकार भी जो विकास कार्य करा रही है उसमें पर्यावरण को असर ना होने पाए, क्योंकि आपका प्रदेश बहुत खूबसूरत है, प्राकृतिक वादियों से घिरा हुआ है, लेकिन यही प्रकृति जब अपना रौद्र रूप दिखाती है तब हमने देखा है कि किस तरीके से लोगों ने झेला है। तो क्यों आखिर इस चीज़ का ध्यान नहीं रखा जाता? गरिमा जी, मैं सुन रही थी अभी हमारे सभी पैनलिस्ट बहुत अच्छा पर्यावरण में आप बोल रहे थे और सुझाव भी दे रहे थे अच्छे, की सरकारों को इस तरह के सुझाव जो गिरियाल जी ने बोला और अरुण जी ने जो कहा, जिस चीज को मैं समझ सकती हूँ सारी चीजों को, थपलियाल जी ने तमाम उन सारी चीजों को, क्योंकि उत्तराखंड की चिंता सभी को है, क्योंकि हमारा पहाड़ी क्षेत्र है, ये उत्तराखंड भौगोलिक परिस्थितियों के लिहाज से भी इसको देखा जाता है कि हम किस तरह के निर्माण करते हैं, किस तरीके से हमारे जो यहाँ का जो जनमानस है उसको नुकसान ना हो, उसका जो नुकसान होता है उसकी भरपाई फिर किस तरीके से हो, इसकी जिम्मेदारी भी सरकारों की होती है। लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ अपने विपक्ष के भाई से। तमाम हमारे विपक्ष के लोग बार बार कह रहे हैं कि वहाँ मल्टी स्टोरी बन रही है, वहां पर जो है बहुत भारी तादाद में जो है निर्माण कार्य हो रहा है। मुझे एक बात बताइए आप, जब 2013 में आपदा आई उस समय की जनसंख्या का घनत्व क्या था? उस वक्त जब आपदा आई तो आपकी सरकार थी, आपने उस समय ऐसे क्या कार्य किए जो वहाँ आपदा आ गई? और आज जब वहाँ डेवलपमेंट हो रहा है, देखिए कहीं ना कहीं क्योंकि हमारा जो पहाड़ी प्रदेश है, भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से इस प्रदेश के अंदर जब भी कोई निर्माण कार्य होता है तो हमारे जो भूभागीय जो हमारे वैज्ञानिक होते हैं, हमारे जो लोग होते हैं, जो इंजीनियर होते हैं, वो तमाम उन चीजों को देखते हैं कि कहाँ पर क्या नुकसान हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। और क्योंकि केदारनाथ बाबा की अगर हम बात करें तो क्यों वहां पर आपदा को हम बार बार झेलते हुए आए हैं, पर इस वक्त जब हमारा वहां पर यात्री पहुंचता है, लाखों लाख यात्री जो हमारे प्रदेश की सीमा में प्रवेश करता है, और जब वो इस उत्तराखंड की जो है धर्म स्थलों पर जाने का अपना निश्चय लेता है, जब वो वहां पहुंचता है तो वो क्या देखता है? क्या हम उस सन 70 के या सन 80 के या सन 90 के दशक में जाएंगे वहां पर? अभी हमारे सत्यान भाई साहब एक बात कह रहे थे और बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि जो है जब हम बचपन में थे, छोटे थे, उस वक्त मसूरी तक बर्फ पड़ा करती थी। तो मेरा सवाल ये है कि आप ये बताइए कि उस समय उत्तराखंड की जनसंख्या कितनी थी जब वहां बर्फ पड़ा करती थी?
आज उत्तराखंड की जनसंख्या कितनी है? जब आपने वहाँ मकान बनाए पहाड़ों में तो कच्चे और मिट्टी के थे। आज आप जब शहरी क्षेत्र में आए तो आपने जो भी यहाँ से काम किया अपने प्रदेश में और अपने गांव में जाकर के उन मकानों को बकायदा टाइलों का बनाया, पक्के घर बनाने का काम किया आपने। थे सुंदर घर बनाए कि अब आपके बच्चे वहाँ पिकनिक के रूप में जाते हैं, वहां पर लोग जाते हैं, लोग देखते हैं उन चीजों को। क्योंकि जब हमारा विकास होगा तो कहीं ना कहीं जो नुकसान की भरपाई होती है वो भी सरकारों को करनी पड़ती है। मेरा विपक्ष से ये भी सवाल है कि आप ये बताएं कि सरकार ने तो लाखों लाख पेड़ लगाए पूरे देश के अंदर, एक पेड़ मां के नाम, हरेला के नाम हमने लगाने का काम किया, उनका संरक्षण भी सरकार कर रही है। उसका संरक्षण जो हमारी संस्थाएं हैं, जो हमारे एनजीओ है, जो हमारे सामाजिक कार्यकर्ता है, वो लोग करने का काम कर रहे हैं। पर कांग्रेस ने कितने पेड़ लगाए, कांग्रेस ने कितने पौधे लगाए? मैम ये क्या है, ये क्या है? ठीक है, अभी आप सत्ता में, इसलिए हम आपसे उम्मीद रखते हैं। कांग्रेस की भी जिम्मेदारी बनती है, और ये सिर्फ कांग्रेस की नहीं, ये पूरे उत्तराखंड की जनता की भी जिम्मेदारी बनती है कि बचाकर रखें पर्यावरण को। आप इसमें राजनीतिक दल है, इसका मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस से इस चीज की बात कही जाए। मुझे लगता है कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो राजनीतिक होते ही नहीं है, कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो राजनीतिक नहीं होते और उनमें राजनीति नहीं भी करनी चाहिए। चलो ठीक है, मैं अब लौटूंगी। समाज सेवी हमारे साथ में है उदित घड़ियाल जी, एक छोटी सी उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं जल्दी से। उदित जी, राजनीति हर जगह चलती है क्या? मैम प्लीज, अभी मैंने काफी सुना, प्लीज उनकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया। मैम प्लीज, वक्त बहुत कम है, उनको सुन लेने दीजिए, बोलिए। गरिमा जी देखिए, मैं विकास तो होना चाहिए। केदारनाथ में जो हुआ 13 के बाद विकास, वो बहुत जबरदस्त विकास है, और प्रधानमंत्री जी ने तो विशेष अपना उस पर ध्यान दिया, लगातार उनकी टीम लगी रही। लेकिन मैं फिर अरुण भाई ने बात कही थी कि वहां पर कोई बहुमंजिला इमारतें नहीं बन रही है, वहां 4 मंजिला बन रही है, ग्राउंड+3 बन चुकी है, ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन हो चुके हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि ठीक है, हम बहुत खूबसूरत बनाएं उसको, बिल्कुल बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि वो एक जबरदस्त, केदारनाथ का अपना ही एक महत्व है, वो ज्योतिर्लिंग है, बहुत जबरदस्त महत्व है, और पूरे विश्व के लोग वहां आना चाहते हैं। लेकिन उसके विकास कोई जरूरी नहीं है कि हम वहां पर 20,000 लोगों को रात को टिकाने का इंतजाम करें, हम 5,000 का करें। उच्च हिमालय क्षेत्र है, कभी भी कोई घटित हो सकता है, कोई सरकार गारंटी नहीं ले सकती। मैंने आपको बताया जापान ने फुल प्रूफ मेजर करे हुए थे, हाई वॉल्स लगा करके आरसीसी की, और वो उसके चलिए ऊपर ठीक से है। पानी निकला। देखिए, हमें उम्मीद यही है कि कम से कम ऐसे मुद्दों पर राजनीति नहीं होगी और पर्यावरण की अनदेखी जो भी कर रहा है, जो भी इसका जिम्मेदार है, वो नहीं करेगा। उम्मीद है आने वाले वक्त में बेहतर पर्यावरण के साथ में प्रदेश भी उन्नति की राह पर आगे बढ़ेगा। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। वक्त कम है, चर्चा को हमें यहीं रोकना पड़ रहा है। तो अभी सबसे बड़ी बात कि अगर अभी नहीं सुधरेंगे तो आगे और ज्यादा खतरा है जो इंतजार कर रहा है। देवभूमि के दंगल में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।